एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर में आपको बेसिक आइडिया, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में आपको आज पता चल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक हमें इंडिविजुअली स्टडी करना है। तो हम प्रोकैरियोट्स को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अगर नहीं देखा है प्लीज देख लेना फिर से जाकर। और यूकैरियोट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और दो तरह के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, सेल वॉल की बहुत सारी फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, किस चीज़ से बनी हुई होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड यूकैरियोटिक सेल्स में टोटल कितने तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में दो टाइप के सेल भी होते हैं, प्लांट सेल अलग और एनिमल सेल अलग। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द लेक्चर नंबर 3, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए, तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप खुद से सोचो, एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आप लोगों को समझाया था प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो मैंने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि प्रोकैरियोट्स के सेल्स जो होते हैं ना, उनमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो यानी कि वो एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है जो उसे प्रोकैरियोटिक सेल बनाता है। तो यानी कि वो एकदम ऑपोजिट होगा यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कोई भी नेकेड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सेम चीज यहां पर लिखी हुई है। सी, they have well organized membrane bound nucleus and organelles। और यहाँ पे ना न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं होगा, मैं लिख देती हूँ न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस डेंस स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे उसे, न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलो, तो ये हो गया न्यूक्लियोलस के बारे में। अब प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स गिव्स क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इससे क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना सारे जितने भी ऑर्गेनल्स थे, एक तो थोड़े बहुत ही ऑर्गेनल्स थे डेवलप टाइप के, और वो भी जो थे ना वो बिल्कुल भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं थे, तो वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते थे। डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता था कि कौन सा, मतलब किस तरह का ऑर्गेनल है, या फिर वो जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता था, उन सब चीज़ों में डिस्टिंग्विशिंग बहुत मुश्किल से हो जाती थी। खिचड़ी नहीं हो जाता, खिचड़ी प्लेट में खिचड़ी रख दो, उस खिचड़ी के ही अंदर सब कुछ है, तो वैसा वाला हो जाता था सीन। यहाँ पे हर एक सेल ऑर्गेनल ना मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। अगर आप अपने प्लेट में अच्छी तरीके से, अच्छा वो जो प्लेट नहीं आती है, मैं हमेशा खाने पीने की एग्जांपल क्यों देती हूँ, आई डोंट नो, मे बी आई एम अ फूडी, दैट्स व्हाई। तो एक खाने की प्लेट नहीं आती है जिसमें ना अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, चपाती एंड राइस का अलग, फिर सब्जी का अलग, सैलड का अलग एंड चटनी का अलग, है ना। तो वैसा वाला वहाँ पे सीन हो जाता है यूकैरियोटिक सेल में। उसमें मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से, यानी कि एक अच्छा खासा कंपार्टमेंट बना होने की वजह से, सारे के सारे ऑर्गेनल्स बहुत डिस्टिंग्विशिंग हो जाते हैं, उन्हें पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। So they have complex locomotory and cytoskeletal structures. In comparison to prokaryotes, उनमें क्या प्रेजेंट था, फ्लैजेला था एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, और बाकी जो उसके अलावा एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थी
दैट इज पिलाई एंड फिम्ब्रिए, वो लोकोमोशन में मदद नहीं कर रहे थे। यहाँ पे जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। देयर जेनेटिक मटीरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स एंड इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटीरियल वाज not organized, it was just freely floating nakedly and it was known as nucleoid, right? देखो यहाँ पे देखो इन पिक्चर्स में एक प्रोटिस्टा का सेल आपको ऐसा दिखेगा, फंगस का सेल आपको ऐसा दिखेगा, प्लांट का सेल ऐसा है जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट है, और एक एनिमल का सेल ऐसा है जिसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल मेम्ब्रेन से ही कवर्ड है, बस उसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स है काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्टिंक्ट नज़र आएंगे, काफ़ी क्लियर नज़र आएंगे। आप आसानी से पहचान सकते हो कि दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज गोल्जी एपरेटस, और ये सारे जो हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, और दिस इज ऑल्सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो और ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर वाला ये वाला पोर्शन दिस इज न्यूक्लियोलस। आसानी से आप सब कुछ पहचान सकोगे। नाउ अब एक यूकैरियोटिक सेल के, ध्यान से सुनना, एक यूकैरियोटिक सेल के प्लांट सेल के अंदर दिस इज द स्ट्रक्चर एंड द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स इन अ प्लांट सेल। यहां लिख देती हूं मैं, ठीक है। क्यों मैंने तुरंत देखते ही पहचान लिया कि ये प्लांट सेल है? बेटा जी सेल वॉल देख रहे हो यहाँ पे, सेल वॉल, और दो सेल्स के बीच में जो डिस्टिंग्विश एक लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं? मिडिल लैमेली, ठीक है। सो क्या क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है प्लांट सेल में, चलिए देखते हैं। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, जो सबको पता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड करता है एक सेल को, उसके बाहर एक सेल वॉल होती है, दैट इज अ टफ एंड वेरी रिजिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। फिर है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है मेम्ब्रेन के अंदर जो बाउंड किए हुए ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइजोसोम है, वैक्यूल्स है, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा भाई, एटीपी का सिंथेसिस भी तो करना है। प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल, प्लास्टिड। कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं? 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। याद आ रहा है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का कुछ आपको? अगर याद कुछ भी नहीं, चलो क्लोरोप्लास्ट तो पता ही होगा। प्लास्टिड जो होते हैं वो पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा जितने भी और कलर्स होते हैं जो कि किसी भी प्लांट को एक अच्छा ब्यूटीफुल कलर प्रोवाइड करेगा, जैसे फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर रेड कलर, येलो कलर, ग्रीनिश मतलब ब्लूइश कलर, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, शेड्स में भी कभी कभी दिखने को मिलते हैं, दैट इज all because of chromoplast, that is known as a plastid। फिर आ जाते हैं राइबोसोम्स भाई, प्रोटीन के सिंथेसिस यहाँ पे कौन करेगा? राइबोसोम ही तो करेगा। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, सीलिया और फ्लैजेला यहाँ पर भी प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स एंड देन न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज। चलो तो ये सारी चीजें हो गई। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ पे किस तरह के वो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके नाम हमने यहाँ पे पढ़े। तो स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ से। दिस इज सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है, बहुत ही ग्रीनिश कलर का जो आपको एक दीवार जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। फिर ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर भी ऐसा 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 अंदर में क्रिस्टे और ट्रफ्स बने हुए होंगे, समझ जाना दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। छोटे छोटे डॉट जैसे स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज राइबोसोम्स, और यही राइबोसोम्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर होते हैं तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखो क्लोरोप्लास्ट है, एक तरह का प्लास्टिड ही है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, जिस साइटोप्लाज्म में, जिस फ्लूइड में, जिस मैट्रिक्स में सारे सेल ऑर्गेनल सस्पेंडेड रहते हैं। पेरोक्सिसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, प्लाज्मोडेस्माटा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
जहाँ पर फैट या लिपिड की सिंथेसिस होती है, जहाँ पे राइबोसोम्स का कोई भी प्रेजेंस नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास या गोल्जी एपरेटस के आसपास प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइमेटिक रिएक्शंस करवाने हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। दीज डॉट्स आर एक्चुअली राइबोसोम्स, और ये क्या करेंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड SER that is smooth endoplasmic reticulum, they are responsible for lipid synthesis। फिर आ जाते हैं हम न्यूक्लियस में। इसके अंदर देखो ये छोटा सा डेंस स्ट्रक्चर है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। गोल्जी एपरेटस, जितना भी लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ ना, गोल्जी एपरेटस उसकी स्टोरेज और पैकेजिंग का काम करता है। कौन स्टोर करेगा भाई? स्टोर करना भी तो ज़रूरी है, पैक करना भी तो ज़रूरी है। सो दिस ऑर्गेनल डज दैट वर्क। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जस्ट बिफोर द सेल वॉल, सबसे पहले सेल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, उसके बाद आउटर साइड से वो सेल वॉल से कवर्ड होती है। और ये क्या है? वैक्यूल, जो प्लांट सेल में सबसे बड़ा। अच्छा, आप कैसे समझोगे कि कोई प्लांट सेल है या फिर कोई एनिमल सेल है? वैक्यूल्स बड़े से आपको दिखाई दे देंगे, समझ जाना दैट इज अ प्लांट सेल। एनिमल सेल में कभी कभी वो एब्सेंट होता है, और प्रेजेंट भी है तो बहुत टाइनी स्ट्रक्चर का वो होता है। मिडिल लैमेली, जो दो सेल वॉल के बीच का जो एक रिब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, दैट इज नोन एज मिडिल लैमेली। और फिर हम लोग सेल वॉल से कंटिन्यू करते हुए वापस आ जाएंगे। चलिए, अब हम आ जाते हैं दूसरे तरह के सेल पे, दूसरे तरह के यूकैरियोटिक सेल में, दैट इज एनिमल सेल। एनिमल सेल। नाउ एनिमल सेल में लेट अस सी कितने सारे लिस्ट हैं सेल ऑर्गेनल्स और कंपोनेंट्स के। सबसे पहले यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, नो सेल वॉल विल बी देयर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड नहीं होगी यहाँ पर, राइबोसोम होगा, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, माइक्रो बॉडीज। तो ये सारे यहाँ पर लिस्ट प्रेजेंट है, और ये है आपका एनिमल सेल। गोल्जी एपरेटस, माइक्रो गोल्जी एपरेटस का अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या है फंक्शन। जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, स्मूथ वाले ने लिपिड की सिंथेसिस की, रफ वाले ने प्रोटीन की सिंथेसिस की, उस लिपिड और प्रोटीन का स्टोरेज और उसकी पैकेजिंग गोल्जी एपरेटस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक अभी आपको पता चल गया है। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, RER, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर ना सेंट्रियोल सेंट्रोसोम नहीं होगा। प्लांट सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं होता है, ठीक है। जो सेल डिवीजन के टाइम पर जो ऑर्गेनल काम आता है उस ऑर्गेनल को कहते हैं सेंट्रियोल, जो सिर्फ एनिमल सेल में काम आता है। प्लांट सेल के टाइम पे, यानी कि प्लांट सेल के सेल डिवीजन के टाइम पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है जो दो सेल्स को आपस में डिवाइड कर देता है। एनिमल सेल में कोई भी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होती है, जिसके वजह से ये किस तरह से डिवाइड करेगा? सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की हेल्प से डिवाइड करेगा। आओ बच्चों, चलो अब हम लोग पहला, जो सबसे पहला ऑर्गेनल है सेल, किसी भी यूकैरियोटिक सेल का, उसकी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनल क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जो कि कॉमन है इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। यहां पर मैं लिख देती हूँ, चलो। सेल मेम्ब्रेन कॉमन इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। चलो, chemical studies on human RBC show that the cell membrane is composed of a lipid bilayer
प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में आप लोगों को क्या पता चलता है, सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या होती है, एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज से है। आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था फॉर द सिंथेसिस और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सूटेबल लगा, वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकलसन। नाउ लिपिड जो मेनली फॉस्फोग्लिसराइड के फॉर्म में होती है, दे हैव आउटर पोलर हेड, एक बाहर में पोलर हेड प्रेजेंट होगा और इनर हाइड्रोफोबिक टेल होगा। अब ये बताओ, हाइड्रोफोबिया नाम का एक डिसऑर्डर होता है, एक क्या बोलते हैं, एक कंडीशन होता है, आप लोगों को उसके बारे में पता है या नहीं? चलो मैं बताती हूँ। हाइड्रोफोबिया उन लोगों को यूजुअली होता है जिन्हें कभी भी लाइफ में किसी डॉग ने बाइट किया होगा, ह्यूमंस में होता है ये। उनको क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स द फियर, ठीक है। तो फियर ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। वो हमेशा पानी से दूर रहना चाहेंगे, वो रिपेल करेंगे वाटर को। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल का क्या मतलब हो गया, इनर साइड में जो लिपिड की टेल प्रेजेंट है और वो हाइड्रोफोबिक टेल है, दैट मीन्स कि द लिपिड विल रिपेल वाटर कंटेनिंग कंपोनेंट्स। सो द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि पानी में डाला सेल को और सेल फट गया, बर्स्ट कर गया, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत देर तक जब आप अपनी उंगलियों को पानी में डुबो कर रखोगे तो आपको थोड़ी सी श्रिंकेज दिखाई देगी आपके स्किन में, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि पानी में डाला एंड इट्स बर्स्टिंग, ठीक है, फट 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 की आवाज़ आ रही है, सेल्स के फटने की आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यानी कि ये जो लिपिड की टेल वाली स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है एक्वस एनवायरनमेंट से। नाउ ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे पिक्चर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है ये। दिस इज शुगर, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है ना, प्रोटीन लिपिड, लिपिड की बाई लेयर है, 2 लेयर्स हैं, ठीक है, दोनों साइड से लिपिड है, बीच में प्रोटीन है और कहीं कहीं पर इंटीग्रल प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। ये आप देख रहे हो प्रोटीन, बीच बीच में प्रोटीन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये दोनों लेयर क्या है, ये दोनों लेयर लिपिड की लेयर है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। ये टेल वाला रीजन है जो आप ऐसा ऐसा सांप जैसा देख रहे हो, ये टेल वाला रीजन है, दिस इज पोलर हेड। और टेल वाला जो रीजन है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है। दिस इज कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, शुगर, इंटीग्रल प्रोटीन, बाइलिपिड की लेयर। तो सारी चीज़ें, सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत शॉर्ट में, बहुत रफ टाइप का आपको पूछ भी लिया जा सकता है कि आप इसका डायग्राम बना के दिखाओ। कुछ नहीं करना, गोल 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 डॉट डॉट बना देना है, दैट इज दो साइड में, ठीक है, वो हो गया लिपिड की बाइलेयर। बीच में आपको ऐसे सांप जैसी चीजें बना देनी है टेल की तरह, वो क्या हो गया, टेल वाला पोर्शन लिपिड का, और बीच बीच में ऐसा करके आपको इंटीग्रल प्रोटीन दिखा देना है। कहीं कहीं पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रोटीन की दिखा देनी है, और उसी प्रोटीन के साथ साथ येलो येलो डॉट बनाकर आपको शुगर दिखा देना है, दैट्स इट। यही है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नाउ ratio of protein and lipid varies in different cells. एग्जाम्पल, ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है, बाकी जितना भी बचा दैट इज कार्बोहाइड्रेट। बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन आर ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप के प्रोटीन भी होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कौन कौन से टाइप, इंटीग्रल प्रोटीन जो पार्शियली या टोटली मेम्ब्रेन के अंदर बरीड रहते हैं, एंड पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का सरफेस है और उसके ऊपर देखो यहाँ पे ये है इंटीग्रल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरह से एम्बेडेड है, बरीड है। बट यहाँ पर देखोगे आप तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के ऊपर भी जा रहा है और दिस इज नोन एज
दिस इज नोन एज व्हाट, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल, पेरिफेरी मीन्स किनारा, कहीं भी पेरिफेरी वर्ड आ जाएगा समझ जाना किनारे की बात कर रहे हैं। रिवर का पेरिफेरी, उसका जो किनारा है, ठीक है, बैंक है, तो पेरिफेरी जो आउटर साइड में प्रेजेंट होगा दैट। तो ये हो गया। देखो आप इतना इजी डायग्राम ऐसा बना सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके की डायग्राम बनाने की, ये आपके लिए फिर भी डिफिकल्ट हो जाएगा, पर ये तो इजी है ना बच्चों। गोल 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 बॉल्स बना देने दोनों साइड में और उनके बीच में ऐसा आपको टेल बना देना है, दैट इज, दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल और ये है पोलर हेड, ठीक है। दो लिपिड की लेयर हो गई, बाई लेयर हो गई। अब आपको एम्बेडेड किया हुआ कुछ प्रोटीन का सॉलिड स्ट्रक्चर बना देना, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। उनके साथ साथ आप कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी लगा सकते हो, शुगर वगैरह लगा सकते हो, वेरी इजी। नाउ अब हम आ जाते हैं मेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। सो these are the scientists Singer and Nicholson, proposed by Singer and Nicholson in 1972। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, और दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, गाढ़ा टाइप का होता है ना, मेम्ब्रेन है वो, ठीक है। किसी भी तरह के मेम्ब्रेन को अगर आप इमेजिन करोगे तो आप उसे किस स्टेट ऑफ मैटर में इमेजिन कर सकते हो, एक क्वासी फ्लूइड स्टेट, ठीक है, बहुत ही गाढ़ा सा। जब तेल आप पोर कर रहे होते हो, मान लो केरोसिन का तो डेंसिटी बहुत कम है, रुको मैं बता रही हूँ, मान लो केरोसिन ऑयल है आपके किचन में मिल जाएगा, केरोसिन ऑयल इज मच थिकर इन डेंसिटी देन बाकी दूसरा कोई भी ऑयल, या फिर वो क्या बोलते हैं कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल इज़ वेरी थिक। तो जब आप उसको पोर कर रहे होगे यू विल सी कि वो ना इधर उधर बहुत ज़्यादा छींटे उसके नहीं आ रहे हैं, वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लाइन में वो गिर रहा है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन की बात की जा रही है ना कि प्रोटीन उसके अंदर है, क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, ये उसी के बारे में बात की जा रही है कि लिपिड के दोनों साइड प्रेजेंट होने के वजह से प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर ही मूव करता है, जिसके वजह से वो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन कर पाता है। तो ये उन्होंने मॉडल प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने। अब हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में। ओके, क्या है फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का, क्यों आखिर सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन की लेयर है ही क्यों, क्या ज़रूरत थी सेल को मेम्ब्रेन से ढकने की, कवर करने की। To transport of the molecule, the membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it। सेल है, ठीक है, अब हमारी बॉडी है तो सिर्फ एक ही सेल का तो बना हुआ नहीं है, बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं हम, है ना। तो यानी कि हर एक सेल, बहुत सारे सेल्स बहुत एक जगह के, मान लो किसी भी एक बॉडी के किसी भी एक हिस्से में अगर आप बहुत ज़्यादा उसको मैग्नीफाई करके देखो तो आप देखोगे कि बहुत सारे सेल्स आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, सारे सेल्स सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड हैं। अब उन सेल के थ्रू उसके आर पार कौन सा मॉलिक्यूल जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल उस सेल के अंदर से बाहर आएगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने वाला कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव कंपोनेंट्स और सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू गो इनसाइड द सेल और गो आउटसाइड ऑफ द सेल, इसीलिए इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमेशा याद रखना, अब जैसे एग का जो एक पतला सा वो होता है ना, लेयर होता है मेम्ब्रेन का, एग की मेम्ब्रेन आप लोगों ने कभी देखी होगी, अगर उसके शेल्स निकालते होगे तो वो भी एक तरह का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल देखो, एग क्या है, इट इज़ अ सेल ओनली, है ना, एग क्या होता है, एक सेल ही होता है। तो उसके ऊपर जो एक आपने कवरिंग देखी होगी कभी भी, जब उसके शेल्स निकालते होगे तो आपने वो पतली सी झिल्ली जैसा वो स्ट्रक्चर देखा होगा, वो क्या किस चीज़ का काम करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन का काम करेगा। कभी भी आप देखना ना, उसे क्या करना, दो अलग अलग तरह के लिक्विड के बीच में उसे प्लेस करना और देखना कि कौन सा लिक्विड, किधर का लिक्विड उस मेम्ब्रेन को पास करके दूसरे साइड जा रहा है। ये अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हो, ठीक है, तो करके देखना,
अच्छा लगेगा। ठीक है, ड्यू टू द फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन हेल्प इन सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। इतने सारे फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के। क्या क्या सेल मेम्ब्रेन करवा सकता है? इंटरसेलुलर जंक्शंस बनवा सकता है, फिर वो सिक्रीशन कर सकता है किसी भी एंजाइम का, हार्मोन का सिक्रीशन, कोई भी प्रोडक्ट बना है सेल के अंदर उसको सिक्रीट करना ज़रूरी है ताकि बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो सके। एंडोसाइटोसिस, अंदर की तरफ जब सेल को डाई करवाना है तो, या फिर सेल डिवीजन के टाइम पर भी। तो सेल मेम्ब्रेन का बहुत सारा रोल होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। नाउ कितने तरह के ट्रांसपोर्टेशन होंगे सेल्स में? जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इधर इनसाइड ऑफ द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल, तो वो कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं? दो तरह के, बेसिक दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप लोगों का होमवर्क होगा मेरे को डिफरेंस बताना पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच का। मैं एक ही लाइन बस बताऊंगी दोनों के बीच का डिफरेंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन में एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू मूव वन पार्टिकल टू फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। पैसिव मतलब कि अपने आप हो गया। ठीक है, हम किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं ना, वो सामने वाला कुछ ऐसा बात कर देता है जिससे हमारा एक पैसिव रिएक्शन निकलता है, हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो वो हो गया पैसिव रिएक्शन। हमने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाला उसकी बात सुनने में और अपना रिस्पॉन्स देने में। एक होता है एक्टिव मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी रिक्वायर्ड। बाकी के डिफरेंस आप लोग मुझे बताना है, एग्जाम्पल भी मुझे सुनना है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट का। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना दोनों के बीच का डिफरेंस। चलिए, तो सी दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन हो रहा है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल टू बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो एटीपी, एडीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है भाई। तो एनर्जी कहाँ पे रिक्वायर्ड हो रही है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर हो रही है। जहाँ पर एटीपी का प्रेजेंस आ गया किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन में, समझ लो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो देखो यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, स्लोप, स्लोप का दूसरा आप समझ लो कि सिनोनिम होता है ग्रेडियंट। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना यानी कि स्लोप, समझ रहे हो? दिस इज अ स्लोप। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दिखाना विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। दो तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसका कोई ऐसा मतलब हाई लो कॉन्सेंट्रेशन ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब न्यूट्रल है वो। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट है वो, एक मेम्ब्रेन के थ्रू उसके आर पार जा रहा है, सिंपल डिफ्यूज कर रहा है। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक ही डिफरेंस है। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ आयन या वाटर मॉलिक्यूल का होगा, डिफ्यूजन किसी भी और तरह के सॉल्यूट का हो सकता है। जहां पर वाटर और आयंस होंगे दैट विल बी नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, बाय डिफ्यूजन। नाउ polar molecule cannot pass through the non-polar lipid bilayers, so they require membrane carrier protein for their transport, और उसी को कहते हैं facilitated transport। यार देखो क्या होता है, जब हम कहीं पे जा रहे होते हैं ना, तो हमें टैक्स बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को फ़ोन लगा देते हैं, अरे हमारे चाचा विधायक हैं आप बात कर लीजिए। तो वो जब हमने फ़ोन किया ना जिनको, और उन्होंने फिर उससे बात की कि अरे मेरा भाई है, मेरे भाई को जाने दो, तो वो उसने क्या किया, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हमें।
है ना, उस वो क्या था हमारे लिए, एक कैरियर का काम किया उसने, तो दैट पर्सन इज अ कैरियर प्रोटीन। और हम तो भाई कोई भी पार्टिकल हो सकते हैं और हमें उस मेम्ब्रेन्स के उस पार जाना है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, पैसा एनर्जी, ठीक है। तो हम उस कैरियर प्रोटीन को साथ में लेके, जब मेरे साथ चलो प्लीज प्लीज, या फिर उससे बात कर लो, कुछ भी करा लो, मुझे ये फैसिलिटी चाहिए, तो वो फैसिलिटी देना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये एक निमोनिक है, ऐसा एकदम जब एग्जाम में आ जाए तो इस एग्जाम्पल को देकर ये मत समझाना, इतना तो भाई दिमाग होगा आप लोगों को, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, पर फिर भी कुछ बच्चे होते हैं कि मैम ने बहुत ही घरेलू सा एग्जाम्पल दे दिया, अब उसी एग्जाम्पल को एग्ज़ाम में लिखकर और बता दिया अरे फैसिलिटी मिली ना सो फैसिलिटेटेड, ऐसा नहीं, याद करने के लिए बता रही हो कि याद रखना, अच्छा मैम ने बोला था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें किसी और से कोई फैसिलिटी लेनी होती है, वो कैरियर का काम करता, अच्छा याद आया कैरियर प्रोटीन। तो ये एक निमोनिक है, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए अबाउट एनी काइंड ऑफ टॉपिक। तो मैं ऐसे ही बीच बीच में आपको याद करने का तरीका बताती रहती हूँ। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहाँ पे कहीं पे भी एटीपी आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, एटीपी है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कैरियर प्रोटीन को लेते हुए ये आ रहा है साथ में, तो ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हम आ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ऊपर से नीचे आना तो बहुत आसान है, नीचे से ऊपर आना बहुत मुश्किल है ना। वो जो स्लोप नहीं बच्चों वाला झूला होता है, ऐसे सीढ़ी से चढ़ो और वहां से सुई करके नीचे आओ, कितना मजा आता है बच्चों को। अब कोई बोले उस बच्चे को कि तुम वापस उसी जगह पे जाओ, उस स्लोप के थ्रू ही जाओ, लोअर से हायर पॉइंट पे, वो जा पाएगा? उसका कितना एनर्जी लॉस होगा। ऊपर से नीचे आने में तो बड़ा मजा आ गया, नीचे से ऊपर जाने में बहुत हालत खराब होगी। बस समझ लो वही चीज है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको याद रखना है कि एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। एनर्जी तभी लगेगी जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं, यानी नीचे से ऊपर उठना कितना मुश्किल काम है। ऊपर से नीचे इंसान जब बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेता है ना, तो वो बर्बाद बहुत इजीली हो सकता है, लेकिन जब इंसान कुछ भी नहीं है और उसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, तो उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एनर्जी खर्च होती है, पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, जिस तरह से मैं समझा रही हूँ आप उस तरह से लिखना नहीं, आप उस तरह से समझ के याद करना और इसे बायोलॉजिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के तरफ जब कोई भी मॉलिक्यूल जाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तब एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, तब एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारी बॉडी में हमेशा काम कर रही होती है, चल रही होती है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं बच्चों सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या है? इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगस एंड प्लांट्स। फंगस में जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है? काइटिन नाम के सब्सटेंस की बनी होती है। प्लांट्स में बनी होती है वो सेलुलोज की, ठीक है। चलो, cell wall of alga is made up of cellulose, galectin, mannans and minerals like CaCO3. लेकिन दूसरे plants में it consists of cellulose, hemicellulose, pectin और प्रोटीन। यहाँ पे देखो दिस इज अ प्लांट सेल और ये है उसका सेल वॉल। तो कंपोनेंट्स आपको हमेशा याद रखना है। सेल वॉल का कंपोनेंट क्या होगा? प्लांट्स में क्या क्या होंगे? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। एंड फंगस में क्या होगा? काइटिन होगा। और एल्गी में क्या होगा? सेल्यूलोज होगा और गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स होंगे। चलिए इतना आपको याद रखना है। नाउ जब एक यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है ना, वो ग्रोथ के लिए केपेबल होती है, तो इट ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर और एक सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है अंदर की तरफ, अंदर के साइड में टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट, अब सोचो
कितना रिजिड सा स्ट्रक्चर होगा वो, कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई है, तो वो क्या कर रहा है, दो सेल्स को आपस में बीच में जोड़ के रख रहा है ताकि किसी भी तरह का लीकेज किसी भी सब्सटेंस में ना हो. ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर. The cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. ठीक है, तो कौन कौन से नए नए टर्म्स आप लोगों ने पढ़े सेल वॉल वाले टॉपिक के अंदर? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल. प्राइमरी वॉल, जब शुरुआत में कोई एक यंग सेल होगा उसका सेल वॉल विल बी केपेबल फॉर मोर डिविजन एंड ग्रोथ, एंड इवेंचुअली जब उसका मैच्योरेशन हो जाता है तो एक सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाता है इनर साइड में, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं मिडिल लैमेली में. मिडिल लैमेली क्या है, एक रिब जैसा स्ट्रक्चर है, बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का, जो दो सेल वॉल को आपस में जोड़ के रखता है. फिर हम आ जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा में. प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, समझ लो एक चैनल है जो एक सेल और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को बीच से कनेक्ट करके रखती है. ठीक है, बीच में एक चैनल बनी हुई है. चलिए, नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. क्या क्या फंक्शंस होंगे सेल वॉल के? सबसे पहले तो ये सेल को एक बहुत ही रिजिड सा शेप दे रहा है, तभी तो हमारे प्लांट्स बहुत ही बिल्कुल स्टडी रहते हैं, बिल्कुल एक जगह से हिलते डुलते नहीं है. हमें अगर कोई ऐसा एक मुक्का मार दे, हम दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गिर गए, चोट लग गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता. आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, दुनिया में मतलब भूचाल आ जाए, कयामत आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक ट्री है बड़ा सा, उसके सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. अगले दिन आप देखोगे जब धूप निकली होगी, अच्छा सा प्यारा सा सनशाइन एंड रेनी डे, वो फिर से वैसे ही खड़ा है, पूरा का पूरा पेड़ वैसा ही खड़ा है, सारे के सारे लीव्स जो थे उसको कुछ नहीं हुआ. आप देखोगे उस लीफ का बाल बाका तक नहीं हुआ होता है इतनी आंधी तूफान में, और हम क्या करते हैं, दुबक के चले जाते हैं घर के अंदर. नहीं भाई, तूफान आ गया, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की वजह से? सेल वॉल की वजह से. बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी एंड सपोर्ट इट प्रोवाइड्स टू द सेल. इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. देखो, हम थोड़ी देर अगर बाहर रहते हैं जहाँ पे मौसम ख़राब हो, तुरंत हमें एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, वायरल फीवर हो गया, तुरंत कुछ ना कुछ होना ही होना है. लेकिन प्लांट बेचारे, उनके चारों तरफ न जाने कितने सारे इन्फेक्टेड वायरसेस एंड बैक्टीरियाज रोम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, वो आराम से चिल हैं बिल्कुल. इन्फेक्शन से भी और मैकेनिकल डैमेज या इंजरी से भी बचाने का काम है सेल वॉल का. इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन. एक सेल से दूसरे सेल के बीच के इंटरैक्शन. मिडिल लैमेली याद है? चलो. इट एक्ट्स एज बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल. अब सोचो, इतना ही ज़्यादा टफ सब्सटेंस से बना हुआ है सेल वॉल, तो वो कैसे किसी भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस को आने देगा सेल के अंदर? नॉट पॉसिबल है ना. चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो बहुत बढ़िया से, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ हमने डिस्क्राइब कर लिया, मतलब पढ़ लिया. इतना ज़्यादा डी वाला वर्ड आ गया ना, कोई बात नहीं. तो बहुत अच्छा लगा ये वाला क्लास. तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो गिव अ लाइक, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आ गई, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई, तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में. अच्छा हाँ, होमवर्क ऑलरेडी सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई दी है, एक्टिव पैसिव के बीच का डिफरेंस. एक काम करो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स आप हमें होमवर्क में लिख के बताओ. कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चों के होमवर्क मुझे दिख जाने चाहिए. मैं अपने पेड बैच वाले बच्चों को भी ऐसे ही होमवर्क देती हूँ कि मुझे सारे बच्चों के होमवर्क चाहिए तो चाहिए. सारे बच्चे करते हैं, डायग्राम बनाने को दे देती हूँ, डायग्राम बना के दिखाते हैं. ठीक है, आप लोग भी वैसा ही करो, तब मज़ा आएगा पढ़ने में भी, आपको भी और मुझे भी पढ़ाने में. चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में लेक्चर नंबर 4 के साथ, जिसमें हम और भी ज़्यादा यूकैरियोटिक सेल के अंदर के अलग अलग ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. थैंक यू सो मच बच्चों. हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.